28 जून 2015 सुबह करीब 5 बजे का वक्त था। सोडाला पुलिस थाने के सीआई सुनील शर्मा रोजाना की तरह सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक कॉल आया। उनका कॉल सिविल लाइंस इलाके के किसी एक सीएलजी मेंबर का था। उन्होंने बताया कि एक व्यापारी की गुमशुदगी का मामला है, आप सूरजनगर कॉलोनी आ सकते हैं क्या। सिया पार्क से सीधे सिविल लाइंस स्थित सूरज कॉलोनी में एक व्यापारी के घर पर पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि व्यापारी राजकुमार जैन 3 दिनों से लापता हैं और बेटे आशीष सबलावत ने बताया कि उसके पिता ने 25 जून को बहन को फ़ोन करके कहा था कि वो किसी के साथ जा रहे हैं। इसके बाद से ही वे लापता हैं। इस पर पुलिस ने तुरंत राजकुमार जैन की तलाश शुरू कर दी। आशीष मुंबई में रहता था। उसने पुलिस को बताया कि वे लगातार पिता को कॉल कर रहा था और फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। 25 जून को पिता से बात नहीं होने पर 26 जून की रात ही वे जयपुर आ गया था। आशीष ने बताया कि घर पर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़ा तो घर के अंदर रखा हुआ बिखरा सामान था। संभाला तो पता चला कि घर में रखा कीमती सामान गायब है। पिता का एक काले रंग का बैग भी गायब था। बैग में जरूरी दस्तावेज थे। वहीं एक बैग में ज्वेलरी, एंटीक सामान था और वह भी गायब था। आशीष को पिता के बैंक के लॉकर की चाबियां भी नहीं मिली। आशीष की सूचना पर उसके अन्य रिश्तेदार भी 27 जून की सुबह जयपुर आ गए। इसके बाद सभी परिजन राजकुमार जैन की तलाश में जुट गए। आस पड़ोस के अलावा दोस्तों और परिचितों के यहाँ भी तलाश की गई, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा था। राजकुमार के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिली थी तो राजकुमार को लापता हुए 4 दिन हो गए थे। बेटे आशीष ने 29 जून 2015 को सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस को किसी अनहोनी की आशंका थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि राजकुमार जैन सिविल लाइंस के सूरजनगर में अकेले रहते थे। वे ही फाइनेंस का काम करते थे। वे 15 साल पहले असम में पेट्रोलियम और चाय का व्यवसाय करते थे। उनकी पत्नी का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। उनकी 4 बेटियों की शादी हो चुकी थी और बेटा आशीष मुंबई में ही फिल्म इंडस्ट्री में मॉडलिंग करता था। उसका प्रोडक्शन हाउस था। एक बेटी मधुबाला का परिवार जयपुर में ही रहता है। मधुबाला ही आते जाते पिता को संभालती रहती थी। आशीष ने पुलिस को बताया कि वह रोज पिता को फ़ोन करता था। 25 जून की सुबह 10 से 12 बजे के बीच में अंतिम बार पिता से बात की गई थी। इसी दिन शाम को 4 बजे उनकी कोलकाता में रहने वाली एकता दीदी ने भी पिता को फ़ोन किया। इस दौरान किसी अन्य व्यक्ति ने फ़ोन रिसीव किया। एकता ने शाम को 5 बजे आशीष को फ़ोन करके इसकी जानकारी दी। इसके बाद आशीष ने कॉल करके पिता से बात करने की कोशिश की। पहले किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। काफ़ी प्रयास के बाद किसी व्यक्ति ने कॉल रिसीव किया और थोड़ी देर में राजकुमार जैन से बात कराने को कहकर फ़ोन रख दिया। पुलिस ने राजकुमार जैन के मोबाइल की लोकेशन निकाली। 25 जून की सुबह 10 से 11 बजे के बीच उनकी लोकेशन न्यू आतिश मार्केट में मानसरोवर के आसपास के इलाके में आई। उसके बाद से उनका मोबाइल बंद आ रहा था। पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर करीब 40 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन राजकुमार जैन का अभी तक कोई पता नहीं मिल पाया। बेटे आशीष सबलावत ने पुलिस को बताया कि उसके पिता के पास उनका परिचित नीरज जैन अक्सर आता था। आशीष ने नीरज पर पिता के अपहरण का शक जताया। आशीष ने घर से गायब हुए सामान को लेकर भी नीरज पर शक जताया। आशीष ने आशंका जताई कि नीरज उसके पिता की हत्या कर सकता है। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट में अपहरण की धारा जोड़कर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आशीष व नीरज जैन के बयान दर्ज कर लिए। आशीष ने घर से गायब हुए सामान की लिस्ट और फोटोग्राफ्स पुलिस को सौंपे। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर आलोक वशिष्ठ खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। सोडाला, श्यामनगर, महेश नगर और अशोक नगर पुलिस थानों की 15 टीमें बनाकर बुजुर्ग व्यापारी की तलाश में थी। आशीष ने 29 जून को अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस पर जांच अधिकारी सतपाल सिंह को पहले से ही संभावित ठिकानों पर तलाश के लिए भेज रखा था। सतपाल सिंह भरतपुर होते हुए यूपी, दिल्ली में राजकुमार की तलाश में जुटे हुए थे। इसी बीच थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने उन्हें अपहरण के संबंध में जानकारी दी। इंचार्ज सुनील प्रसाद ने संदिग्ध नीरज जैन की तलाश के निर्देश दिए। पुलिस नीरज के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर तलाश में जुट गई। इधर पुलिस के लिए राजकुमार जैन का लापता होना एक अबूझ पहेली बन गया था। राजकुमार जैन बड़े व्यापारी थे। काफ़ी मशक्कत के बावजूद जयपुर पुलिस राजकुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाई।
पुलिस को भी किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा था, क्योंकि परिजनों के पास भी फिरौती के लिए अभी तक कोई कॉल नहीं आया था। क्या ये केवल अपहरण का मामला था, या ये घटना किसी बड़ी वारदात की ओर इशारा कर रही थी? क्या राजकुमार जैन की हत्या हो चुकी थी? अगर हाँ, तो उनकी लाश कहाँ पर थी? ये सवाल अभी भी पुलिस को ढूंढने बाकी थे। आखिरकार राजकुमार जैन के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट और पुलिस जांच के दौरान एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। राजकुमार के मोबाइल से अंतिम बार हुई बातचीत के 3 नंबरों में से एक संदिग्ध व्यक्ति के मोबाइल नंबर की लोकेशन पहले मानसरोवर थी और इसके बाद राजकुमार के मकान के आसपास आ रही थी। पुलिस को अंदेशा हुआ कि कोई व्यक्ति उन्हें ट्रैक कर रहा था, क्योंकि वारदात से पहले भी इस संदिग्ध नंबर की लोकेशन राजकुमार जैन के घर के आसपास ही मिली। पुलिस ने इस नंबरों की कॉल डिटेल निकाली और जांच की तो पता चला कि वे नीरज जैन और अंशुल दुबे के निकले। पुलिस ने नीरज और अंशुल के मोबाइल नंबर को ट्रैक किया। दोनों स्विच ऑफ आ रहे थे। पुलिस मोबाइल सिम अलॉट करने के दौरान दिए गए दस्तावेजों के आधार पर मानसरोवर के स्वर्ण पथ पर स्थित अंशुल दुबे के घर पहुंची। पुलिस को पड़ोसियों ने बताया कि 26 जून के बाद से अंशुल ने किसी को नहीं देखा। पुलिस ने नीरज के मोबाइल नंबर की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई। नीरज जैन और व्यापारी राजकुमार के बीच अक्सर बातचीत होती थी। इससे ये साफ हो गया था कि दोनों के लंबे समय से जान पहचान थी। नीरज के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट में एक नंबर यूपी का भी निकला। उस नंबर पर भी वे अक्सर बात करता था। जांच में पता चला कि नीरज जैन की मौसी आगरा में रहती है। इस पर एक पुलिस टीम को आगरा भेजा। वहां पुलिस को जानकारी मिली कि 2 युवक आए हुए थे। वो अभी कार से कहीं जाने के लिए निकले हैं। पड़ोसियों ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर पुलिस टीम को बताया कि उन्होंने कुछ सामान भी बेचा है। सोडाला के तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील प्रसाद ने बताया कि आरोपियों ने ज्वेलरी और नकदी अंशुल के घर छुपा दी थी। ज्वेलरी और नकदी लेने के लिए वे यूपी से किराए पर टैक्सी लेकर जयपुर वापस आ रहे थे। दोनों ने 4 बैग में ज्वेलरी से भरे डिब्बे और नकदी रखी। पुलिस नीरज की मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसका पीछा कर रही थी। उसकी टैक्सी का नंबर भी पुलिस को मिल गया था। दोनों आगरा से वापस जयपुर आ रहे थे। टैक्सी नंबर के आधार पर पुलिस ने इन्हें राजस्थान सीमा में प्रवेश करते ही डिटेन कर लिया। नीरज जैन और अंशुल को पुलिस पूछताछ के लिए सोडाला थाने लेकर आई। राजकुमार जैन के घर से चोरी कुछ चीज़ें उनके पास से मिली। पुलिस ने दोनों से राजकुमार जैन के बारे में सख्ती से पूछताछ की। कुछ देर में ही आरोपियों ने राजकुमार जैन की हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने सट्टा लगाने और कर्ज चुकाने के लिए लूट के इरादे से व्यापारी की हत्या कर दी। फाइनेंसर राजकुमार जैन के घर से 1 करोड़ की ज्वेलरी और 70,000 रुपये लेकर फरार हो गए। नीरज जैन ने बताया कि राजकुमार जैन से उनकी मुलाकात 10 साल पहले जैन मंदिर में हुई थी। इसके बाद से ही वे राजकुमार के लगातार संपर्क में थे। उसे इस बात की जानकारी थी कि वो अपने घर पर काफ़ी पैसा रखते हैं और घर पर अकेले रहते हैं। राजकुमार को एंटीक चीज़ें रखने का शौक था। नीरज ने राजकुमार जैन को जादुई शीशा दिलाकर बक्सा दिया, ऐसा शीशा जिससे गड़े हुए धन का पता कर सकते हैं। नीरज 25 जून को राजकुमार जैन को झांसा देकर अंशुल के मानसरोवर स्थित घर ले गया। अंशुल के घर पर जादुई शीशा दिखाने के बहाने से उन्होंने राजकुमार पर हमला कर दिया। नीरज जैन ने राजकुमार के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे उनका चश्मा टूट गया और आधा चश्मा उनके सिर में ही धंस गया। इसके बाद दोनों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद राजकुमार के गले में पहनी हुई सोने की चेन भी उतार ली। आरोपियों ने लाश को मानसरोवर में ही रखा और योजना के अनुसार घर बंद कर लाश को ठिकाने लगाने के लिए चले गए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि राजकुमार जैन की मानसरोवर में हत्या करने के बाद उन्होंने उनकी जेब से मकान की चाबी निकाली। वे दोबारा मानसरोवर से सिविल लाइंस पहुंचे। यहाँ आरोपियों ने व्यापारी के मकान का ताला खोला और 1 करोड़ के जेवर व 70,000 रुपये चुरा लिए। चोरी के गहनों और नकदी का दोनों ने बंटवारा कर लिया। हत्या के बाद दोनों 25 जून को ही लाश ठिकाने लगाने के लिए लोहे का एक बड़ा बक्सा खरीद लाए। सबको चद्दर में लपेटकर हाथ पैर बांधकर बॉक्स में रख दिया और व्यापारी का सुनील प्रसाद ने बताया कि वारदात के अगले दिन 26 जून को दोनों ने लाश को छुपाने के लिए प्रताप नगर में एक कमरा किराए पर लिया। इसके लिए दोनों ने किरायानामा भी बनवाया। लाश को यहाँ लाना काफ़ी मुश्किल था। ऐसे में दोनों ने लोहे का बक्सा ले जाने के लिए एक पुरानी मारुति वैन खरीदने की योजना बनाई।
दोनों ने राजा पार्क के छाबड़ा कार बाजार से पुरानी मारुति वैन RJ01C 5076 30,000 रुपये में खरीदी। इस वैन में राजकुमार की लाश को रखकर प्रतापनगर पहुंचे। किराए के कमरे में उन्हें लोहे के बक्से में रख दिया। पुलिस ने आरोपियों की सूचना पर व्यापारी के शव को प्रतापनगर के किराए के कमरे से बरामद किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे से दुर्गंध आ रही थी। बक्से से शव निकाला तो वह आधा गल चुका था। राजकुमार के सिर में अभी भी टूटा हुआ आधा चश्मा धंसा हुआ था। चश्मे का आधा हिस्सा बॉडी के साथ बरामद हुआ। आधा हिस्सा पुलिस ने आरोपियों के घर से बरामद किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि व्यापारी राजकुमार जैन की बॉडी पर केमिकल, मिट्टी, नमक, तेजाब और फिनाइल डाला गया था ताकि बॉडी जल्दी गल जाए और किसी को बदबू ही ना आए। इसके बाद दोनों अंशुल की बुआ के घर फिरोजाबाद चले गए। इसके बाद वहां से भी फरार हो गए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने क्राइम सीरियल देखकर ये योजना बनाई थी। क्राइम सीरियल के आधार पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जांच में सामने आया कि नीरज शराब और जुआ सट्टा खेलने का आदी था। जुआ में हारने के कारण वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। नीरज की दोस्ती अंशुल दुबे से थी। अंशुल भी आर्थिक तंगी में था। दोनों ने अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए व्यापारी की हत्या करके उसके घर पर चोरी करने की योजना बनाई। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर राजकुमार जैन का शव, लूटी हुई रकम और जेवर बरामद कर लिए। पुलिस ने वारदात में काम में ली गई मारुति वैन भी जब्त कर ली। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हत्या के इस मामले की सुनवाई जयपुर के NDPCA कोर्ट में हुई। कोर्ट ने 21 जून 2018 को नीरज जैन और अंशुल दुबे को व्यापारी राजकुमार जैन की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों दोषियों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत